नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो अभी अप्रैल 2023 में ये पेपर चले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। आज जो है 10 मई 2023 है, तो मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए हैं। तो ये मेरठ यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो मैं आपको बस एक ये बेसिक अंतर बताना चाहूँगा कि जो एमकॉम फर्स्ट ईयर का ये पेपर है प्राइवेट का, इसमें तो आपके 7 पेपर होते हैं, लेकिन जो एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में ये पेपर एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं और सेकंड सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं, तो उनके पेपर अलग अलग होते हैं। और एमकॉम फर्स्ट ईयर जो प्राइवेट है इसमें 7 पेपर इकट्ठे होते हैं। बस अंतर इतना है कि आपका प्राइवेट का जो पैटर्न है वो आपका अलग है। प्राइवेट में क्या होता है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आपको केवल 5 करने होते हैं। इसमें 20 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। रेगुलर में क्या होता है, पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, पाँचों करने होते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट, 5 नंबर का एक होता है और आपको 2 करने होते हैं। और सेक्शन सी होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और केवल आपको 3 करने होते हैं। 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। तो ये 50 नंबर का आपका पेपर आता है रेगुलर में और 50 नंबर का आपका हो गया इंटरनल। तो दोनों का टोटल हो गया आपका पूरा 100। प्राइवेट में क्योंकि इंटरनल की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए प्राइवेट में पूरे 100 नंबर का पेपर होता है। तो आपका सिलेबस सेम होता है, रेगुलर का भी और प्राइवेट का भी, बस आपके पेपर पैटर्न में अलग होता है। तो इसलिए चाहे तो आप प्राइवेट वाला पेपर मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करें, चाहे आप जो है रेगुलर वाला मेरी प्लेलिस्ट में करें। आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमकॉम में, एमबीए में, तो आप इस पेपर की स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि ये पेपर एमकॉम में भी है और एमबीए में भी है, हर जगह। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो देख लेते हैं आप लोग, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस नहीं करते हैं, तो वीडियो नहीं मिल पाती है टाइम से। फिर आप लोग परेशान होते हैं, आप फिर मैसेज करते हैं यूट्यूब पर, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हज़ारों मैसेज का जवाब दे पाऊँ। तो इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँची जाएँ। पता नहीं कौन सी आपकी वीडियो काम की निकल आए, ठीक है ना। या आपका कोई फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, आपके घर में कोई आपका छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, तो उसके लिए काम की वीडियो निकल आए। तो चलिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के पेपर की बात करते हैं। मैं आपको इसके साथ साथ बताता भी रहूँगा। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, एक तो पहली बात, आप कैलकुलेटर का यूज इसमें कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको जो है इसमें केवल 5 ही क्वेश्चंस करने होते हैं। तो न्यूमेरिकल पेपर है, थोड़ा सा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, रेगुलर वाले भी, एमकॉम वाले और एमबीए वाले और प्राइवेट वाले भी। एमबीए में प्राइवेट नहीं होता। First question is, the following table gives the normal weight of a baby during the first 6 months of life. Estimate the weight of baby at the age of 4 month. तो आपको जो है 4 मंथ का ये बताना है, ठीक है। देखिए पीछे ये आपका जो है क्वेश्चन आ गया। एज इन्होंने दे दी मंथ्स में 0, 2, 3, 5, 6 और वेट दे दिया है आपका इसमें इन्होंने 5, 7, 8, 10, 12, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है देखिए सेम डिजिट में कई बार ये आया हुआ है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में। ये आपका एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू लिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 500 पर्सन्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इलिटरेट एम्प्लॉयमेंट आपको दिए हैं इसमें 220 और लिटरेट एम्प्लॉय दिए हैं इसमें आपके एम्प्लॉयड 20 और इलिटरेट एम्प्लॉयड दिए हैं इसमें 180। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका करने का है, यूल कोफिशिएंट का मतलब ये है कि आपको फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी टेबल में दिया ही होता है। मैं आपको 2 वर्ड्स पे फोकस कराना चाहूँगा। देखिए दोस्त, इसमें फर्स्ट लाइन दी है कि रिलेट्स टू लिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद जो आपकी 4th नंबर की लाइन दी है कि थर्ड की कि कैलकुलेट जूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जिसके बीच में हमें यूल कोफिशिएंट या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट करना होता है,
उसको आप मानेंगे ए। तो लिटरेसी को आप यहाँ मानेंगे ए, ठीक है, और इलिटरेसी को मानेंगे आप अल्फा। अनएम्प्लॉयमेंट को मानेंगे आप बी और एम्प्लॉयमेंट को मानेंगे आप बीटा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिन दोनों पर्टिकुलर में आपसे पूछेगा यूल कोफिशिएंट, तो उसमें आपको बिटवीन के बाद जो क्वेश्चन के लास्ट में दिया होगा, पहले वाले को ए मानना है और उसके अपोजिट वाले को अल्फा, और दूसरे वाले को आपको बी मानना है और उसके अपोजिट वाले को अल्फा। फिर 9 स्क्वायर टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। 9 स्क्वायर टेबल के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास 9 स्क्वायर टेबल का मतलब कि 9 बॉक्सेस दिए होते हैं। 9 बॉक्सेस में से केवल आपके पास अगर 4 भी गिवन हैं तो आप 5 कॉलम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें QAB वाला फार्मूला लगता है, तो अगर आप बुक में ध्यान से देखेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे तो इसमें फार्मूला बनाया होता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, और बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को क्लास में, MCOM में या MBA में। से थर्ड है, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, डिस्कस द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट पे या तो थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल आता है, तो इन्होंने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का न्यूमेरिकल दे दिया, तो काई स्क्वायर टेस्ट पे इन्होंने थ्योरी दे दी है, ठीक है। तो आप इसको भी प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है। फोर्थ ए, इन हाउ मैनी वेज क्रिकेट 11 में बी selected out of 15 players if first a specific player is to be included in every case and second a specific player has not been given any place in the team, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें क्वेश्चन को। 15 खिलाड़ियों में से एक क्रिकेट एकादश कितने तरीकों से छांटी जा सकती है? यदि एक विशिष्ट खिलाड़ी को सदा शामिल करना हो और एक विशिष्ट खिलाड़ी को टीम में कोई भी स्थान ना देना हो, है ना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं। बी है इसका कि इन अ गेम कार्ड्स आर थ्रोली शफल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेसिफिक प्लेयर गेट्स ऑल द 4 किंग्स। ताश के एक खेल में पत्ते अच्छी तरह से मिलाए और 4 खिलाड़ियों में बराबर बांटे जाते हैं। किसी विशेष खिलाड़ी के चारों बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि एक ताश के जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। बेसिक नॉलेज में आपको दे रहा हूँ, 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 52 पत्ते जब ताश में होते हैं तो उसमें से 26 पत्ते ब्लैक होते हैं और 26 पत्ते रेड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 4 कैटेगरी बटी होती है, ईट होता है, पान होता है, हुकुम होता है और चिड़िया होती है, ठीक है, चिड़ी होती है। तो काले पत्ते जो होते हैं, ब्लैक पत्ते जो होते हैं वो चिड़िया के और हुकुम के होते हैं, चिड़ी या हुकुम, और जो रेड पत्ते होते हैं वो ईट के होते हैं और पान के होते हैं। अब बहुत सीधी सी बात है। अब ये बादशाह कह रहे हैं तो देखिए, चारों बादशाह मतलब तो 4/52 हो जाएगा, फिर आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। कारण क्या है कि अगर आपसे इसने पर्टिकुलर किसी एक बादशाह के बारे में नहीं पूछा जो किंग है, अगर ये आपसे पूछ लेता कि हुकुम का बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हुकुम का किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो पूरी ताश की गड्डी में केवल जो है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, केवल पूरी ताश की गड्डी में एक ही बादशाह तो 4 होते हैं, यानी कि 4/52। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हुकुम का बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो पूरी ताश की गड्डी में सिर्फ एक ही हुकुम का बादशाह होता है, तो 1/52। तो 4, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि 4 बादशाह अगर पूछ रहा है आपसे नॉर्मल, तो 4/52 है ना, हुकुम का 1/52। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लैक पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 26/52 और 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि ईट के पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ईट के पत्ते सिर्फ 13 होते हैं, यानी कि 13/52 आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, बिटवीन 2 PM एंड 4 PM the average number of phone calls per minute coming into switchboard of a company is 2.5. Find the probability that during one particular
मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल एट अ कॉल। और नीचे देखिए आपको वैल्यू भी गिवन है। अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक एक कंपनी के स्विच बोर्ड पर प्रति मिनट आने वाले टेलीफोन कॉल की औसत संख्या 2.5 है। तो यह प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि किस एक विशिष्ट मिनट में कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 2 चैप्टर होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 मेथड होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो है आपका बाइनोमियल मेथड आता है, सेकंड आपका जो है न्यूटन मेथड होता है और थर्ड आपका जो है लॉन्गरेंज मेथड होता है। मैं बच्चों को सबसे पहले बाइनोमियल मेथड तो जरूर कहता हूँ, सबसे ज़्यादा वही आता है। तो बाइनोमियल मेथड की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, ठीक है, अधिकतर आ जाता है। और न्यूटन नहीं आएगा तो बाइनोमियल नहीं आएगा तो लॉन्गरेंज आएगा। तो इन तीनों में से एक आना ही आना है। 6 है आपका, हाउ वुड यू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 लार्ज सैंपल। तो लार्ज सैंपल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला यूज। 2 बड़े प्रतिदर्शों के माध्यमों में अंतर की सार्थकता का आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में उपयुक्त सूत्रों का प्रयोग करते हुए व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। अच्छे खासे न्यूमेरिकल दे दिया प्राइवेट में भी इन्होंने। अ सर्टेन स्टिमुलस एडमिनिस्टर्ड टू ईच 12 पेशेंट रिजल्ट इन द फॉलोइंग चेंज इन ब्लड प्रेशर 528 -1 30 -2 15046। Can it be concluded that stimulus will in journal be accompanied by an increase in blood pressure? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, या तो लार्ज सैंपल का न्यूमेरिकल आता है, स्मॉल सैंपल की थ्योरी आती है, या स्मॉल सैंपल का न्यूमेरिकल आता है तो लार्ज सैंपल की थ्योरी आती है। दोनों में से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूजेज ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसे हम शॉर्ट में एनोवा भी बोलते हैं। डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर अ 2-वे क्लासिफिकेशन। तो आपसे 2-वे क्लासिफिकेशन के बारे में इसने पूछा है। प्रसरण विश्लेषण का अर्थ और उपयोग स्पष्ट कीजिए। द्विसाधन वर्गीकरण के लिए प्रसरण विश्लेषण की प्रविधियों का वर्णन कीजिए। चलिए नेक्स्ट फिर 9th क्वेश्चन थ्योरी का पूछा है। हाउ वुड यू सेलेक्ट अ डिसीजन क्राइटेरियन सुटेबल फॉर अ डिसीजन प्रॉब्लम, इलिस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। किसी स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी का ये आपका क्वेश्चन है। किसी निर्णय समस्या के लिए उपयुक्त निर्णय मानदंड का चयन आप किस प्रकार करेंगे, अपना उत्तर उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। चलिए लास्ट में इन्होंने 10th न्यूमेरिकल फिर से जो है एक न्यूमेरिकल दे दिया है। The following table gives the number of cyclones hitting the coastal areas of Kerala during the last decade on the basis of relative frequency from an empirical probability distribution and give the allocation of random numbers relating to it। अब क्या दे रहा है, नंबर ऑफ साइक्लोन्स है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 11 13 10 7 3 1 1। ठीक है व्यूवर्स, और इसी के बाद जो है ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। बस इसके बाद जो है ये इसी का हिंदी जो है इन्होंने अनुवाद दे दिया है, ठीक है ना। तो ये जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, और इसको जो है स्टॉप भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि किस चैप्टर का न्यूमेरिकल करना है, किस किस चैप्टर का नहीं करना है ना। तो लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल, काई स्क्वायर टेस्ट, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, आपका प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि इसमें इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन का नहीं आया है, तो इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन का भी न्यूमेरिकल आता, तो उसमें आप कम से कम जो है, सॉरी मैं वो चीज़ गलत वहाँ बता गया, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जो इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन है उसमें आपका जो बाइनोमियल मेथड है जिसमें पास्कल ट्रायंगल बनता है उसको आप जोड़ कर लीजिएगा,
न्यूटन मेथड भी आ जाता है या लॉन्गरेंज मेथड भी आ जाता है। बाइनोमियल मेथड सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा वही आता है। जो मैं आपको वो बता रहा था दूसरा चैप्टर, उसमें थर्ड मेथड बाइनोमियल के अलावा जो है, थर्ड मेथड जो है आपका थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपका नॉर्मल मेथड होता है, ठीक है ना, उसका भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा आप, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आ पाएँ। तो बने रहिएगा स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अपना सहयोग बनाए रखिएगा मेरे चैनल के साथ, और बहुत कुछ है मेरे यूट्यूब चैनल पर। 2,20,000 से ज़्यादा MCQs अवेलेबल हैं। अगर आप फ्यूचर में TGT, PGT या BEd की भी तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ मेरे चैनल पर आप सबको मिलेगा, बस आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। थैंक यू।